नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक हमने पार्ट 1 से क्लास 6 लग चुका है इस क्लास का। आज और आखिरी लास्ट है मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये पार्ट 1 का आज लास्ट क्लास है। ये पार्ट 1 से क्लास 7 मध्यकालीन इतिहास का ये आखिरी पार्ट है और आखिरी क्लास भी। अब इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास से पार्ट 2 लेकर हम आएंगे और उसका क्लास लगभग थोड़ा लंबा जाएगा। उसमें पार्ट 2 में बहुत सारे बाबर ओबर के बारे में बहुत सारे कुछ बताना है, तो क्लास उसकी बहुत ज़्यादा लंबी जाएगी। तो चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य में शासन किए गए वंश, यहाँ तक मैंने क्लास 6 तक अभी आपको मैंने बता दिया था। और ये चारों जो वंश हैं और विजयनगर साम्राज्य पर जो जो वंश शासन किए हैं उसी के क्रम में हम आगे जानेंगे। पहला है संगम वंश और इसके संस्थापक है हरिहर एवं बुक्का। दो लोग थे, हरिहर और बुक्का। संगम वंश आइए समझते हैं पूरे विस्तार से। अपने पिता संगम के नाम पर हरिहर व बुक्का ने इस वंश का नाम संगम वंश रखा था। हरिहर फर्स्ट और 1336 से 1356 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक था। इसकी राजधानी के बारे में जानते हैं। देखिए, अन्नेगोंडी कर्नाटक के चंद्रागिरी पहाड़ी पर यह पड़ता है। विजयनगर 7 वर्ष बाद इसे राजधानी बनाया था। विजयनगर को 7 वर्ष बाद इसने राजधानी बनाया था। कौन? हरिहर। ये बहमनी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के रचायूचर के क्षेत्रों में अपना अधिकार कर लिया अथवा विजयनगर व बहमनी 200 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा। अब बुक्का फर्स्ट, इसके बारे में जानते हैं। बुक्का की उपाधि थी वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। नेक्स्ट बिंदु है, हरिहर प्रथम की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई विजयनगर का शासक बना। उसका छोटा भाई कौन था? बुक्का। बुक्का प्रथम की एक महान विजय मदुरा विजय थी। मदुरा विजय हेतु बुक्का ने अपने पुत्र कंपन को बना दिया था। मदुरा विजय की जानकारी कंपन की पत्नी गंगा देवी कृत मदुरा विजयम से मिलती है। नेक्स्ट है, बुक्का 1377 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी बुक्का प्रथम की। अब आइए हरिहर द्वितीय के बारे में जानते हैं। इसका शासनकाल 1377 से 1404 ईस्वी तक रहा है। हरिहर द्वितीय संगम वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और हरिहर द्वितीय ने प्रधानमंत्री सायणाचार्य जी थे। आगे है देवराय प्रथम, इनका शासनकाल 1404 से 1422 ईस्वी। हरिहर द्वितीय के बाद देवराय प्रथम विजयनगर का शासक बना। इसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर के लिए नहरों का निर्माण 1410 ईस्वी में करवाया था। उसी के मध्य में नेक्स्ट बिंदु है, देवराय प्रथम के इतिहासकार श्रीनाथ ने हरिविलासम नामक ग्रंथ की रचना किया। नेक्स्ट बिंदु है, देवराय के शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर 1420 ईस्वी में आया था। निकोली कांटी के अनुसार विजयनगर में सती प्रथा का प्रचलन था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें, इस चैनल पर आपको जीके जीएस का फ्री नोट्स अवेलेबल कराया जाएगा। क्लास लगातार चल रहा है और पूरा फ्री में नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल पर। जैसे ही मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा ख़त्म होगा उसके बाद हम प्राचीन इतिहास शुरू करेंगे। उसके बाद क्रम से हम पूरा आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। क्लासेस 6 महीने में करीब मैं आपको जीके जीएस का पूरा नोट्स आपके सामने प्रोवाइड होगा। उसके बाद हम एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उसके बाद से हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए देते रहेंगे और धीरे धीरे आके क्लास जैसे जैसे ज़रूरतों के हिसाब से क्लास आगे चलती रहेंगी। अब आइए जानते हैं देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी तक। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय था। इसे इमांडी देवराय कहा जाता था। देवराय द्वितीय ने गजवेटकर हाथियों का शिकारी
गजवेटकर यानी हाथियों का शिकारी, इस उपाधि से उसे नवाजा गया था और वह इंद्र का अवतार भी कहा जाता था। उसे देवराय द्वितीय को इंद्र का अवतार भी कहा जाता था। ये साहित्यकार भी था। इसने संस्कृत भाषा में महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ इसके काल में निवास करते थे। ईरान, फारस या पर्सिया राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासन काल में विजयनगर आया था। वह ईरान के शाह शाहरुख का राजदूत बनकर 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। अबुल रज़ाक के नज़र में विजयनगर बहुत सुंदर व भव्य था। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 तक ये रहा था। आपसे पूछ सकता है संगम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप बताएंगे विरूपाक्ष द्वितीय, और इसका शासनकाल 1465 से 1485 ईस्वी तक रहा था। अब आइए दूसरा वंश था जो विजयनगर पर अपना शासन किया, सालू वंश। इसका 1485 से 1506 ईस्वी तक रहा और ये नरसिंह सालू ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय के गद्दी से उतार कर सालू वंश की नींव डाली थी और इस वंश का अंतिम शासक इमाडी सालू था। इमाडी सालू को गद्दी से उतार कर नरसिंह वंश तुलु वंश की नींव डाली थी। अब आइए तुलु वंश के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। 1505 से 1565 ईस्वी तक तुलु वंश रहा था और उसी के मध्य में कृष्णदेवराय जी आए 1509 से 1529 ईस्वी तक। कृष्णदेवराय तुलु वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। यह वीर नरसिंह का भाई था। कृष्णदेवराय आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह नामक उपाधि धारण की थी। इसका जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था, तो यह अपने आप को कृष्ण का अवतार समझता था। सबसे कहता था मैं कृष्ण का अवतार हूँ। इसकी ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और इसके दरबार में 8 तेलुगु साहित्यकार रहते थे। उन्हीं में से एक तेनालीराम, जो आप बीरबल के नाम से आप उन्हें जानते होंगे, उसी में बीरबल भी रहता था। आइए आगे देखते हैं। यानी 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। इसके दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। उन 8 सर्वश्रेष्ठ कवि को अष्टदिग्गज के नाम से भी लोग जानते थे और इसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य को क्लासिकल युग कहा जाता था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अष्टदिग्गज के प्रमुख अल्लसीन पदेन थे, जिन्हें तेलुगु भाषा का पिता कहा जाता था। इन्हीं में एक तेनालीराम, देखिए आ गया ना, कृष्ण थे, तेनालीराम कृष्ण थे, जो हास्य व्यंग में रुचि रखते थे। इन्हें विजयनगर का बीरबल कहा जाता था। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम ने की थी। नेक्स्ट है कृष्णदेवराय बाबर का समकालीन था। बाबरनामा में उल्लेख किया गया है कि कृष्णदेवराय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। कृष्णदेवराय भारत का बहुत सबसे शक्तिशाली शासक था, यह बाबरनामा में उल्लेखित किया गया है। कृष्णदेवराय की रचना तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यावाद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम नामक ग्रंथ की रचना की। अमुक्त माल्यावाद ग्रंथ में प्रशासनिक व्यवस्थाओं का वर्णन है। स्थापत्य कला, यानी कृष्णदेवराय ने अपने जीवन काल में क्या क्या स्थापित किया उसके बारे में जानते हैं। कृष्णदेवराय ने स्थापित कला में 3 मंदिरों का निर्माण करवाया था। पहला है विट्ठल स्वामी मंदिर, दूसरा है हजारा मंदिर, तीसरा है चिदम्बरम मंदिर। आइए आगे बढ़ते हैं। इसने नागलपुरम नामक नगर की नींव डाली थी। इसके काल में पुर्तगाली यात्री डोवी बोस पायस बारबोस भी इसी काल में आया था। 1515 ईस्वी में इसने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय कर को हटाया था। दोस्तों, ये भी जो जितने मैं आपको नोट्स ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये कुछ क्वेश्चन तो जो नोट्स मैंने ये बनाए हैं, ये मैंने कुछ बुक को पढ़ के अध्ययन करके जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा है मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। और जो एसएससी अपने एग्ज़ामों में पूछी है वो कुछ पॉइंट मैंने जो ये स्टार बना के जो मैंने ये बिंदु दिया है, मुख्य बिंदु, ये एसएससी के कई सारे एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, तो मैंने ये मिक्सअप किया है। तो एक तरफ से मान चलिए आपका ये नोट्स भी तैयार हो रहा है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप साथ ही के साथ कर रहे हैं।
अब आइए आगे बढ़ते हैं। अच्युत देव राय जो 1529 से 1542 ईस्वी तक रहा, अच्युत कृष्ण देव राय का छोटा पुत्र था। ये बस इतना मुझे एक जानकारी के लिए मैं ये बीच में डाल दिया हूँ। सदाशिव राय 1542 से 1565 ईस्वी, यह कृष्ण देव राय का भतीजा था और तुलु वंश का अंतिम शासक था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तालीकोटा या तालीकोटा को ही हम राक्षसी, तंगड़ी और या वन्यहट्टी का युद्ध, ये 3 नाम हैं। तालीकोटा को हम राक्षसी, तंगड़ी या वन्यहट्टी का युद्ध भी जानते हैं, इसलिए मैंने या करके लिखा है। अब आइए उसी के बारे में। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में यह युद्ध सदाशिव राय 1 में है। सदाशिव राय के संरक्षक राम राय तथा बहमनी राज्य के गुट बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर एवं बीदर के नेतृत्वकर्ता बीजापुर के सूबेदार अली आदिल शाह के बीच लड़ा गया था। अहमदनगर के सूबेदार निजाम शाह के द्वारा 23 जनवरी 1565 ईस्वी को राम राय की हत्या कर दी गई थी तथा इस प्रकार बहमनी राज्य के गुट की विजय हुई थी। ये जो 23 जनवरी 1565 ईस्वी में यह युद्ध सदाशिव, ये क्वेश्चन एसएससी द्वारा पूछा गया है, तो मैंने इसे पूरी विस्तार से लिख दिया है, आप इसे ज़रूर याद कीजिएगा। अब आइए आखिरी वंश के बारे में जानते हैं। अराविडु वंश 1565 से 1672 ईस्वी तक यह चला था। यह विजयनगर का अंतिम वंश था। इसका संस्थापक तिरुमुल था। तिरुमुल ने अपनी राजधानी पेनुकोंडा को बनाया था। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वेडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर की क्रमशः राजधानी आपको समझाते हैं। अनेक कोंडी के बाद था विजयनगर और विजयनगर के बाद पेनुकोंडा। अब विजयनगर का प्रशासन देखिए, पहला है प्रांत, दूसरा है मंडल, तीसरा है वलनाडु, चौथा है नाडु, पांचवा है नाडु और छठा है मेलग्राम, सता है ग्राम। अब आइए अरावडी वंश के सिक्के के बारे में जानते हैं। उस समय सिक्कों का प्रचलन क्या था उसके बारे में जानते हैं। राजकीय सिक्का, उस सिक्का का नाम था स्वर्ण का वराह। यह सर्वाधिक प्रसिद्ध था। इसका वजन 52 ग्रेन था और इसे विदेशी यात्री ने हुड़ परदोस या परुगोंडा के नाम से उल्लेखित किया था। फाड़म या प्रताप, आइए इसे क्या है, फाड़म या प्रताप क्या है? यह सोने का सबसे छोटा सिक्का था, फाड़म या प्रताप। चांदी का सिक्का यानी तार के नाम से चांदी का सिक्का जाना जाता था। और ये इम्पोर्टेंट है, विजयनगर के संस्थापक हरिहर के स्वर्ण वराह सिक्कों पर हनुमान एवं गरुड़ की आकृति अंकित है। यह एग्जाम में पूछा गया है। विजयनगर के, ये पूछ सकता है हरिहर के स्वर्ण वराह सिक्कों पर किसकी आकृति अंकित है, यह एसएससी द्वारा पूछा भी गया है, तो मैंने इसे ज़्यादा विशेष स्तर के लिखा है। विजयनगर की प्रमुख विशेषताएं थी न्यायकर व्यवस्था और आयकर व्यवस्था। और उसी में उसी के संबंध में बहमनी राज्य के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको देते हैं। संस्थापक हैं इसके हसन गंगू और इस राज्य पर कुल 18 सुल्तानों ने राज किया करीब। और उसके बाद बहमनी राज्य के अधीन बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर एवं बरार का क्षेत्र शामिल था, जो बहमनी राज्य के समाप्ति के बाद स्वतंत्र राज्यों में बट गया। बहमनी राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था, जो बाबर के समकालीन था। बहमनी शासक शिहाबुद्दीन ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मुहम्मदाबाद रखा था। दोस्तों, आज के बाद यह मध्यकालीन भारत का इतिहास से पार्ट 1 शुरू में ही, अगर आप शुरू से देखेंगे तो आपको यह नोट समझ में आएंगे, परंतु नहीं आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। तो ध्यान रखें, आपको शुरू से यह नोट्स देखना है और आगे बढ़ते जाना है। अगर आप शुरू से आपने देखा होगा तो यह नोट्स आपको पूरी तरह समझ में आएगा। इसका पार्ट 1 से क्लास एक एक करके 1 से देखते आएंगे तो आपको पूरी तरह यह क्लास समझ में आएगा। बीच में से आएंगे तो यह क्लास आपको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे ही मध्यकालीन भारत का इतिहास को मैंने 2 भागों में बांटा है और प्रथम भाग आज उसका संपूर्ण हुआ। कल से हम इसका द्वितीय भाग शुरू करेंगे और नया क्लास लगेगा कल से। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगर कोई इस वीडियो में त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।